हाँ असीम जी, तो आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं प्रेमजीत जी से, जी उसी से सिलसिला शुरू किया जाए, जो भी संपूर्ण समाधान रिलेटेड क्वेरीज हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़े हैं संपूर्ण समाधान के राइटर श्री प्रेमजीत सिरोही जी। और देखिए, ये जो किताब लिखे हैं उसका नाम है संपूर्ण समाधान, जो कि हमारे भारत के अर्थशास्त्र को के लिए संपूर्ण समाधान है और एक नई दिशा और नई अर्थशास्त्र की ये संरचना किए हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और उनके साथ जुड़े हैं हमारे साथ श्री अम्बरीश मिश्रा जी, जो उस बुक को, इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक्चुअली संपूर्ण समाधान क्या है, और इस किताब के बारे में कुछ बताइए। जी, ये संपूर्ण समाधान जो किताब है, इसमें एक बिल्कुल नई प्रकार की व्यवस्था है, जिसमें नया ही अर्थशास्त्र है, नया ही समाजशास्त्र है, नया ही पॉलिटिकल मॉडल है, नया ही सामाजिक मॉडल है, और नया ही पारिवारिक मॉडल भी इसमें है, और शिक्षा मॉडल भी नया है। तो ये कुल मिला के एक पूरा एक नई व्यवस्था है, जिसमें ये सारी चीजें नए ढंग से परिभाषित की गई हैं, नए ढंग से रखी गई हैं, और इनका ताना बाना ऐसा बना गया है कि अभी तक जो समस्याएं पैदा हो रही हैं हम सब लोगों के जीवन में आज की व्यवस्था के कारण, वो सारी समस्याएं उस व्यवस्था में पैदा ही नहीं होंगी, मतलब उनका स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो जिन मूल कारणों की वजह से पैदा हो रही हैं, वो मूल कारण इस नई व्यवस्था में है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, ये सब लोग समझते हैं कि अगर कारण नहीं होगा तो उस प्रकार का कार्य नहीं होगा। जैसा, तो जिस बीमारी का या जिस समस्या का कारण नहीं होगा तो वो समस्या भी पैदा नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरा भाग उसका ये है कि जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हम सब लोग चाहते हैं अपने जीवन में, जितने भी सारे प्रकार के सुख हैं, तो वो सारे प्रकार के सुख इस नई व्यवस्था में सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो जाएंगे। और यहाँ समान रूप से उपलब्ध हो जाएंगे, मतलब समान रूप से सुख उपलब्ध हो जाएंगे। माने जिसको 4 रोटी खा के जो सुख मिलता है, वही किसी को 40 रोटी खा के मिलता है, तो उसको 40 रोटी मिल जाएंगी, उसको 4 रोटी मिल जाएंगी। माने इसमें संसाधन का समान रूप से बंटवारा नहीं है, या आधिपत्य या अधिकार नहीं है, बल्कि आप जिन चीजों से जब जब जितना जितना सुख चाहते हैं, वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार मिलता रहेगा सभी को। तो सब लोग अपनी इच्छा अनुसार अपना पूरा जीवन, बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, सारा वो जीते रह सकेंगे। इस प्रकार की ये एक व्यवस्था है, जिसमें काम भी बहुत ज्यादा करने को नहीं है। 4 से 5 घंटे काम है पर डे का, और वो भी ज्यादातर है कि आपको आपकी रुचि का ही काम मिल जाएगा, आपकी योग्यता और रुचि के हिसाब से। इन शॉर्ट, इस प्रकार की ये एक व्यवस्था है, जिसका ये परिणाम है, जिसमें अननेसेसरी सारे काम खत्म हो जाएंगे, और केवल वही काम बचेंगे जिन्हें करने में भी आदमी सुखी होता है, जिन्हें भोगने में भी सुखी होता है, जिन्हें देखने सुनने समझने सब में वो सुखी ही सुखी रहता है। उससे किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पैदा नहीं होगा, कोई समस्या पैदा नहीं होगी, और केवल जो इच्छा वाले हमारे सुख हैं, जो भी हम चाहते हैं, वही हमारे जीवन में हम तक पहुंचेंगे, जिनसे हम सब लोग अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से सुखी होते रहेंगे। ये इस प्रकार की व्यवस्था है शॉर्ट में। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर जी का एक चैनल है हमारा, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट, और इसमें किताब के रिलेटेड और ये अर्थव्यवस्था के रिलेटेड सब वीडियोस है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, और किताब का मैं डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट में इसका लिंक भी मैं दे दिया हूँ। तो सर, इसमें आप जो बात कर रहे थे, मैं आपका वीडियोस देखा हूँ, तो उसमें आपने बताया था कि डिमांड और सप्लाई के बारे में बात की थी। तो अगर एक साल में हम सब कुछ हमारा जो बैलेंस है उसको भी हम खर्चा कर दें, तो उसमें डिमांड बढ़ेगा और ज़्यादातर ज़्यादा बेरोजगारी भी कमेगी और रोजगार के अवसर बहुत मिलेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक अलग वीडियो है, जो संपूर्ण समाधान के मॉडल से अलग है। ये आज की व्यवस्था के लिए है कि अगर जी आजकल के राजनेता लोग चाहें, और आजकल की ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, या जैसी भी आज की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में भी आप इन बहुत सारी समस्या से ओवरकम हो सकते हैं। माने समस्याओं को कम कर सकते हैं, लोगों की गरीबी दूर कर सकते हैं, असमानता और बहुत सारे दुख तो नहीं मिटेंगे, मगर
बहुत सारे जो दुख है उनमें कमी आ जाएगी, बहुत सारे सुख बढ़ जाएंगे। मरने मारने वाली जो बात है वो उसमें खत्म हो जाएगी। एक एक अच्छी स्थिति में पूरा समाज पहुंच सकता है। तो उसमें सीधी सी बात है, आज भी आप देखेंगे तो जो भी जिस भी देश की इकोनॉमी होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि उनके यहाँ कितना ग्रॉस प्रोडक्ट बनता है और बेचा जाता है। खरीदारी बेचदारी जितनी होती है उसी को जीडीपी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जितना भी जो प्रोडक्ट है, तो माने वहाँ कितना प्रोडक्शन होता है यही उस देश की जीडीपी होती है कुल मिला के। अब ये किस पर आधारित होती है? ये मांग पर आधारित होती है कि वो उस देश के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनकी कितनी मांग है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनकी जितनी ज्यादा मांग होगी, सीधी सी बात है, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज्यादा जीडीपी होगी। अब उतना ज्यादा मांग होगी तो सीधी सी बात है, लोगों के पास वो चीजें जाएंगे, लोग उसको एंजॉय करेंगे, सुखी होंगे। और ये सीधा सा गणित है। तो अब मांग कैसे बढ़ सके इसी का जुगाड़ करने की बात होती है। सारी सरकारें पूरी दुनिया की इसी बात का जुगाड़ करने में लगी रहती हैं कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मांग ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़े, क्योंकि जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना वो लोग भी रईस होंगे और जो सारे लोग हैं उन लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लाइफ स्टाइल है, वो समृद्ध होगा, वो अमीरी वाला होगा। जैसा आप देख ही रहे हैं चाइना में, क्योंकि सारी दुनिया की कंपनियां बन गई हैं और चाइना का माल चूंकि सस्ता है और क्वालिटेटिवली भी दूसरी जगह से उस प्राइस रेंज में ज्यादा अच्छा है, तो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ज्यादा मांग है पूरी दुनिया में। तो इससे क्या है कि वो देश अमीर होता जा रहा है ना, उनकी जीडीपी बहुत बढ़ गई है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ठीक होता जा रहा है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो रोजगार भी बढ़ता है। और कम से कम जहाँ कंपनियां हैं वहीं के लोग रोजगार करेंगे, अमेरिका के तो करने आएंगे नहीं वहाँ। तो कुल मिला के मांग पर ही बात निर्भर हो जाती है कि अगर मांग बढ़ती है तो बाकी सारा ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाता है। मांग के ऊपर बात है। अब मांग कब बढ़ती है? आजकल के मांग और आपूर्ति वाले पूंजीवादी सिस्टम में इसमें सीधी सी बात है कि आप अगर क्वालिटी अच्छी देते हैं और प्राइस भी नॉमिनल रखते हैं दूसरे जो और प्रोडक्ट है उनकी अपेक्षा, तो आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़ जाती है। इसमें मांग बढ़ाने के लिए सबसे एक बड़ी बात होती है कि क्रय शक्ति, उस देश के लोगों की क्रय शक्ति कितनी है, माने उनके पास पैसा कितना है। अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो मांग ही नहीं बढ़ा पाएंगे। अब मांग नहीं बढ़ा पाएंगे तो बाकी आगे चेन चलेगी नहीं, ना जीडीपी बढ़ेगी, ना रोजगार बढ़ेगा, ना लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड समृद्ध होगा, ये कुछ होगा ही नहीं। तो सारी चीजें मांग पर ही आ जाती है सारी, कि मांग कैसे बढ़े। तो मांग बढ़ने का आजकल की पूंजीवादी व्यवस्था में सीधा सा सिद्धांत है, और वो है क्या? सिंपल सा, कि लोगों के हाथ में पैसा हो, क्योंकि पैसे से मांग बढ़ती है, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोग खरीदेंगे। तो उसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था एक, मतलब दो वीडियो हैं अलग अलग, एक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, लेकिन आपने जो पूछा है ये दूसरा वाला वीडियो है जिसमें हम डायरेक्ट मांग बढ़ा सकते हैं, कल से ही मांग बढ़ती रह सकती है। उसमें कैसे मांग बढ़ेगी कि सरकार जो है वो पहले से अनाउंस कर दे लगभग कि भाई आज से 10 महीने बाद या 12 महीने बाद हम लोग एक ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं कि जिसमें लोगों के पास जितना भी उनकी अर्निंग है वो उनको सारी खर्च करनी पड़ेगी। अगर वो उसको खर्च नहीं करते हैं और बैंक में एक साल के इस डेट के बाद में अगर पैसा पड़ा रहता है उनका कैश, जो ये उसकी इनकम से है, जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो नहीं, जो इनकम होती है उनकी इनकम का जो हिस्सा है वो अगर बचा रह गया बिना खर्च किए तो वो सरकार का हो जाएगा डायरेक्ट। साल के जैसे मान लिया 31 मार्च उसकी लास्ट डेट रख दी, तो 31 मार्च के बाद में किसी का भी पैसा अगर पड़ा हुआ है बैंक में उसकी इनकम में से, तो वो सरकार का हो जाएगा। आप खर्च कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सीधा सरकार का, आपका उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं बचेगा। और वो जो सरकार के पास चला जाएगा, सरकार उससे जिनके पास पैसा नहीं है उनको वो देगी, मतलब जो एकदम पुअर हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको वो पैसा सर्कुलेट करेगी नंबर के आधार से, ताकि उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके और वो मार्केट में मांग बढ़ा सके। दूसरा, ये नियम बना देने से कि कोई भी अपना पैसा नहीं बचाएगा, इससे मार्केट में मांग बढ़ जाएगी मैक्सिमम।
क्योंकि अभी क्या लोग करते हैं 30-40% पैसा जो है वो बचाते हैं भविष्य के लिए। भविष्य की कोई बुरा समय आ जाए, कुछ आ जाए, या बच्चों की शादी करनी है, या बच्चों को डिग्री कोर्स कराने हैं, कमर्शियल, या उनको कहीं जाना है, या पिकनिक है, या ये जो भी कुछ है वो, मतलब शादी करनी है, बच्चों के भविष्य के लिए वो उसको बचा के रखते हैं। तो बचा के रखते हैं का क्या मतलब है कि वो आज उससे मांग नहीं सकते, तो वो पैसा अनयूज रहता है। वो तब मांग होगी उसकी जब वो उसको यूज करेंगे कभी इमरजेंसी में, या जिस भी पर्पज के लिए उन्होंने रखा है, जब वो पर्पज आएगा तब वो खर्च करेंगे। तो मतलब तब जीडीपी बढ़ेगी देश की, तो मतलब तब लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा उस समय जाके। तो वो आज ही बढ़ाने के लिए ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसमें क्या होगा कि ये नियम सब पर लगेगा, तो जितने भी उद्योगपति है उनकी आय तो करोड़ों रुपए में होती है, वो तो चाहे भी तो नहीं खर्च कर सकते। इससे इससे क्या होगा कि वो अपने जो उनके यहाँ काम करते हैं वो उनको पैसा बांट देंगे, क्योंकि सरकार को फ्री में देने से तो अच्छा है ना कि लोगों से वाई वाई लूटी जाए। तो वो उनके यहाँ जो काम करते हैं उनकी सैलरी हाई हो जाएगी, उनको वो दे देंगे, अब ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ेगी उससे। समझ रहे हैं क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि वो उनके पास सरप्लस पैसा है, तो वो उसको ऐसे ही उनको दे देंगे इंसेंटिव के तौर पे कि ये लो एंजॉय करो, चलो तुम भी क्या याद करोगे, कैसे मालिक से पाला पड़ा है। ये हो गया। दूसरा, और भी ज्यादा पैसा होगा तो वो अपने रिलेटिव्स को देगा, भाई उनकी वाई वाई लूटेगा, तो भाई जाओ तुम भी खरीदो। कुल मिला के वो सारा पैसा जितना भी है मार्केट में, ऐसा समझ लो कि अगर आज 21 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में जारी हो रखी है, 21 और 23-25 जितनी भी है, वो एक एक पैसा इतनी जल्दी से मांग में यूज होगा कि आपके पास पैसा आया नहीं कि आप मांग करने पहुंच जाओगे, आपके पास पैसा आया नहीं कि आप मांग करने पहुंच जाओगे, मतलब वो रुकेगा नहीं। और जितना जल्दी पैसा एक जेब से दूसरी जेब में जाता है तो उसके बीच वो कुछ करके जाता है, कुछ पैदा करके जाता है या कुछ सर्विस पैदा करके जाता है, माने कुछ ना कुछ वो जीडीपी बढ़ा के जाता है। अगर 100 रुपए एक साल में 1 करोड़ बार अगर घूम गए तो आप समझ लो कि 1 करोड़ गुना 100 जीडीपी वो बढ़ा गया, 100 का नोट, 100 का नोट। तो इस तरह से जीडीपी बढ़ती है। तो ये नियम करने से ये होगा। दूसरा ये है कि इसमें कुछ और नियम भी बनाने पड़ेंगे, जैसे कुछ जो जरूरी चीजें जैसे मेडिकल की है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं सब चीजों के लिए पैसा खर्च करते हैं। मेडिकल है, एजुकेशन है, ये थोड़ा वो फ्री कर देगी और गवर्नमेंट को कोई मुश्किल तो होगी नहीं, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट टैक्स ही इतना ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि अगर जीडीपी मान लिया इतनी बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा ना गवर्नमेंट का। तो शुरू में वो घाटा करके कर दे, जो गवर्नमेंट घाटा करके माने लोन लेके या ज्यादा नोट छाप देती है, घाटा कर लेती है अपना, जो राजस्व घाटा है वो बढ़ा के और शुरू में ये फैसिलिटीज को दे दे, ताकि लोगों का डर दूर हो जाए और फिर बाद में इससे वो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो कंपनी कोई घाटे में जाएगी, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो कुछ पैसा बचा के रखते हैं इस बात के लिए कि कभी उन्हें घाटा हो गया, कुछ हो गया, तो उन्हें उस समय पैसे की जरूरत पड़ती है अपने घाटे से उभरने के लिए। तो इसको भी सरकार अपने ऊपर ले ले कि अगर किसी कंपनी को कोई घाटा होगा तो उसको हम भरेंगे। वैसे भी अभी भी सरकार ही भरती है, क्योंकि एनपीए हो जाता है तो सरकार ही भरती है, उनको माफ कर देती है, किसानों को माफ कर देती है, भरती सरकार ही है। तो बस खाली लिखित में कर देना है, ये तो फॉर्मल सी बात है कि भाई ठीक है हम ही भरेंगे। ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि एक वो सॉफ्टवेयर बना दे ऑनलाइन, और उसमें सभी किसानों को, सभी दुकानदारों को, सभी जो कंपनी वालों को उसमें लिस्टेड होने की अनिवार्यता कर दे, जिसमें कि वो बताएंगे कि वो क्या पैदा कर रहे हैं। किसान बताएगा कि वो लगभग कितना माल पैदा करेगा, क्या टमाटर गेहूं क्या पैदा करेगा। तो इससे पता रहेगा सरकार को कि अगले मतलब क्या हमारे यहाँ कितना प्रोडक्शन होने वाला है और मांग कितनी आ रही है, इसका भी एक पोर्टल बना दे। मतलब ये जो बाजार खोल रखे हैं, बाजार खोलने बंद कर दे और ये अमेजोन जैसे पोर्टल बना दे, सरकारी पोर्टल। तो क्या होगा कि सारी जो वो है और सारे दुकानदार उसी से कनेक्ट हो जाएंगे पोर्टल से, जैसे अभी हो रखे हैं। तो इस बाजार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब लोग अपने घर से काम करते रहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट भी कम होगा। तो इससे क्या है कि सब लोग मांग करेंगे उस पोर्टल पे, तो सरकार को मालूम होगा कि कुल जमा मिला के हमें कितनी मांग आ रही है, तो वो किसानों को बता भी सकेगी कि उससे एक अलर्ट आ जाए करेगा, जिसकी मांग जितनी है उतना अगर
वो उसकी बुवाई वगैरह हो गई है तो उसका अलर्ट आ जाएगा कि अब टमाटर जितने चाहिए होते हैं लगभग 1 साल में वो बू चुके हैं, तो उस पर अलर्ट आ जाएगा हर किसान को कि अब कोई टमाटर ना बोए, ये इसका हो गया पूरा टारगेट पूरा। और उन चीजों का अलर्ट आ जाएगा, जो चीजें उनकी लिस्ट आ जाएगी कि अब ये चीजें हैं, इतनी इतनी मात्रा में इन्हें अभी आप उगा सकते हैं, इनकी मांग अभी बरकरार है। तो इससे क्या होगा कि ये जो महंगाई सस्ताई का चक्कर चलता है ये नहीं रहेगा, हर चीज उतनी ही पैदा होगी जितनी जितनी की जरूरत है। तो ये पोर्टल बना दे, तो सरकार एक पोर्टल बना दे, जो घाटे की सिरदर्दी है वो अपने ऊपर ले ले, वैसे भी वो है ही है उनके ऊपर ऑलरेडी। ये एक नियम बना दे कि जितनी भी इनकम होगी वो आपको सब खर्च करनी पड़ेगी, आप बचा के नहीं रख सकते, बचाएंगे तो सरकार की हो जाएगी और सरकार फिर वो गरीबों को बांट देगी, या अमीर लोग अपनी वाई लेने के लिए खुद बांट दें, एक ही बात है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये महीने दर महीने, साल दर साल आपकी जीडीपी उछाल मारेगी बहुत ज्यादा, मतलब हो सकता है 1000 गुना, माने 1000%, 10,000% है, इतनी भी उछाल मार सकती है। और ये तब तक उछाल मारेगी जब तक कि ये अपने पीक पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएगी, मतलब जहां आदमी जितनी मांग कर सकता है उतनी वो करेगा, इससे ज्यादा अब बस की नहीं, क्योंकि 24 घंटे होते, 24 घंटे में ही उसे उन्हें भोगना भागना होता है। तो कुल मिला के ये वहां तक पहुंचेगी जहां पे वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, और सैचुरेशन पॉइंट आने का मतलब है कि लगभग हर आदमी गरीब हो चुका, माने अमीर हो चुका होगा, और जितना अमीर वो होना चाहता होगा उतना हो चुका होगा, एक अपनी सैचुरेशन पे आ गया होगा कि अब इससे ज्यादा और नहीं मांग करनी है। और सरकारों के पास भी आप सोच ही सकते हो कि सपोज करो अगर 50-60 ट्रिलियन पे इंडिया की इकोनॉमी पहुंचती है, तो उस समय 20% के हिसाब से भी लगाओगे, 15-20% के हिसाब से टैक्स लगाओगे, तो सरकार के पास कितने ट्रिलियन आएगा? मतलब 7-8 ट्रिलियन तो उसके पास टैक्स ही टैक्स आ जाएगा। उस टैक्स से वो कितने बाकी ये जो सोशल वर्क करती रह सकेगी, एजुकेशन का और मेडिकल, यही दो है मेन, और तो कुछ है नहीं। आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, क्या नाम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं बचा रहा है, तो इनकम टैक्स किस बात का है। दूसरा, आप बैंकिंग भी एक ही कर सकते हो, आपको ये प्राइवेट बैंक खोलने की जरूरत नहीं, सारे बैंक एक में मर्ज कर दो और ऑनलाइन कर दो, क्योंकि करेंसी छापने की जरूरत नहीं, केवल डिजिटल करेंसी रखो। छोटी मोटी गाँव में चलाने के लिए 10-20-50 का नोट रखो, बस थोड़े बहुत उतना रखो। तो मैंने इस प्रकार से अगर करें तो भी ये आज की व्यवस्था में रहते हुए भी अधिक से अधिक समृद्ध हो सकते हैं। और सीधी सी बात है, जो समाज ज्यादा से ज्यादा समृद्ध होता है तो वहाँ अपराध भी उसी ग्रास उसी उसमें गिरता है, क्योंकि जब सब लोगों को इजीली काम मिल जा रहा है और चीजें मिल जा रही हैं, और जिनको काम भी नहीं मिल रहा है तो सरकार से पैसा मिल जा रहा है और जी ले रहा है, तो वो खामुखा टेंशन नहीं पालता और खामुखा रिस्क नहीं लेता कि उसे जेल जाना पड़े, फांसी चढ़ना पड़े। इस प्रकार से एक अच्छी स्थिति में समाज आज की व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए भी पहुंच सकता है, अगर सरकार इस प्रकार के ये 2-4-6 नियम बना दे तो। इसमें आपको कोई सवाल उठता हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल होगा ही ना ये। जैसे अभी आज अमेरिका में 18-20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वहां तो हमारे यहाँ से जनसंख्या 1/3 है, वहां ये इकोनॉमी कैसे पहुंच गई है? इसीलिए पहुंच गई ना कि मांग बढ़ाई हुई है। बिल्कुल, और तो कोई वजह नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो प्रोडक्ट बना के समुद्र में फेंकते रहते हैं, उससे उनकी इकोनॉमी इतनी ट्रिलियन हो गई। तो ये तो आपको आज करना है, आज नहीं करोगे तो आज के दिन करोगे, माने आज से 1000 साल बाद करोगे, होगा ही ना। जैसे आज से 50 साल पहले आपकी कितनी इकोनॉमी, तो ये अभी आपने इतना पैसा छापा या जो भी कुछ किया, उस काम को आप विद इन 2-3 ईयर क्यों नहीं कर सकते? क्या समझते हो भाई? प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस में तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा फास्ट है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें चीजें महंगी हो जाएंगी, रुपए की कीमत गिर जाएगी। नहीं, क्यों गिर जाएगी भाई? जब प्रोडक्ट भी उतने ही बन रहे हैं तो फिर पैसे की कीमत क्यों गिरेगी? पैसे की कीमत तो तब गिरती है ना जब उतने प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद ना हो, इतना पैसा छाप दिया हो, तब गिरती है। तो यहाँ तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि मांग बढ़ रही है। तो ये वो वीडियो था। मैं अम्बरीश मिश्र जी से पूछना चाहूंगा अभी। जी, तो इस
आपने इसको किताब को आपने अच्छी तरह से समझा है, आप भी बहुत जगह आप स्पीच भी देते हैं, इसको ट्रांसलेट भी किया है। तो इस किताब से कैसे आपको लगता है कि भारत में एक अर्थव्यवस्था में क्रांति आ सकती है? जी, ये एक्चुअली ये जो अर्थशास्त्र इसमें प्रपोज किया जा रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए है। और यहाँ ये जो प्रपोजल, ये जो अर्थशास्त्र का एक नया पैराडाइम है, तो इसमें सारी चीजें इंटीग्रेटेड हैं। और जो भी अभी चैलेंजेस इकोनॉमिस्ट और प्रशासन और मतलब जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस अभी दुनिया फेस कर रही है, और जितने भी थिंकर्स लगे हुए हैं इसका समाधान ढूंढने में, तो ये जो बुक है, ये जो समाधान है, जो एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें जो अर्थशास्त्र की एलिमेंट है लेकिन दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं। तो ये एक नया एक 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 होप, एक नया की है कि हम सिस्टम्स को कैसे देखें, और ये कहाँ पे सिस्टम में फॉल्ट हो रही है जिसकी वजह से इतने सारे ग्लोबल लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, और वो क्यों सॉल्व नहीं हो सकते अगर यहाँ पे हमने ठीक नहीं किया। तो इस बुक को पढ़ के ये क्लियर हो जाएगा कि जो भी इनइक्वालिटी इतने पिछले 100 साल में, जो लास्ट 100 साल का रिकॉर्ड है कि मतलब जो इनइक्वालिटी राजाओं के टाइम पे थी, वही इनइक्वालिटी अभी फिर से उतनी ही विराट रूप में आ चुकी है। और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि समाज में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, देशों के बीच इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, इतने सारे क्राइसिस जो हो रहे हैं, वो कहाँ पे अर्थशास्त्र के साथ कैसे रिलेटेड हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो ये बात बहुत ही क्लियर रूप से एमर्ज होके आएगी इसको पढ़ने के बाद। तो ये तो ग्लोबल लेवल की इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा ये ग्लोबल लेवल पे होगा, सिर्फ भारत पे ही नहीं। और ये पूरे मतलब जो हमारे जो है उसको क्या शेप देगा। इस तरीके से आज तक देखा जा रहा था, इकोनॉमिक्स को एक डिस्मल साइंस बोला जाता है कि इसमें कोई ऐसा कुछ मतलब समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो डिस्मल साइंस अभी डिस्मल नहीं रहेगा, अभी वो एक ऐसा साइंस होगा जिससे कि हमें वो लाइफ में, हम सबको वो लाइफ मिल सकती है जो हम चाहते हैं। और इक्वालिटी, फ्रीडम, ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में ट्रांसलेट होके आएगी, जो कि अभी नहीं आ रही है इस ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी के चलते। तो ये एक टोटली नया सॉल्यूशन है इसका। हमें इसको एक नए पैराडाइम से देखना है। बेसिकली ये नया पैराडाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है समाज में इकोनॉमिक्स का। तो ये थे प्रेमजीत सिरोही जी और अम्बरीश मिश्रा जी। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। जी जी।